अप्रैल 1912 की वो कड़वी यादें एक बार फिर जहन में जिंदा हो गई हैं। टाइटैनिक फिल्म आपने जरूर देखी होगी। आज हम बात करेंगे द टाइटन। जी हां, टाइटैनिक देखने की तमन्ना, द टाइटन की सवारी कुछ लोगों की जिंदगी पर पड़ी भारी। समंदर में जिंदगी की जंग इस वक्त चल रही है और इस बड़ी खबर से जुड़ी एक एक डिटेल आपका अपना चैनल TV9 भारतवर्ष लेकर आया है। सिर्फ 6.5 घंटे बचे हैं। एक साथ मिलकर कई देश 5 जिंदगियों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। जद्दोजहद जारी है। नॉर्थ अटलांटिक में टाइटैनिक के मलबे तक का सफर 5 टूरिस्ट के लिए भारी पड़ गया है, बहुत भारी पड़ गया है। जी हाँ, इतना भारी कि हर गुजरते वक्त के साथ अब उनकी सलामती की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। थोड़ी ही देर पहले बताया गया कि टाइटन पनडुब्बी में मौजूद ऑक्सीजन शाम 4:38 पर खत्म हो जाएगा। जाहिर है इससे पहले इसमें सवार 5 टूरिस्टों को निकालना ही होगा और यकीन जानिए यह काम इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ उम्मीदें जगी हैं जिनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम इस पूरे सफर की शुरुआत से लेकर इसके जानलेवा बनने तक की कहानी आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हां, 5 टूरिस्ट की जिंदगी के 5 दुश्मनों की जानकारी भी हम आपको देंगे। कुल मिलाकर अगले 1 घंटे में अटलांटिक में जारी सदी के सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की हर डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। संकट में टाइटन में फंसे 5 अरबपतियों की जान। जी हां, पनडुब्बी में फंसे 5 टूरिस्ट की जिंदगी पर राफत है इस वक्त। द टाइटन पनडुब्बी के अंदर अब सिर्फ 6.5 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। पनडुब्बी में शाम 4:38 पर यह ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, यानी कि जिंदगी की सांसें खत्म हो जाएंगी। नॉर्थ अटलांटिक में टाइटन की तलाश इस वक्त जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। लापता पनडुब्बी के आसपास आई है धमाकों की आवाज। जी हां, परेशान कर देने वाली खबर है। कनाडा की सर्च टीम ने सुने कई धमाके, करीब 30 मिनट पर सुने गए हैं कई धमाके। ये जानकारी सामने आ रही है। धमाकों की आवाज से जगी पनडुब्बी तक पहुंचने की उम्मीद, क्योंकि इस वक्त हर 1 मिनट भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे बचे हैं इन तमाम लोगों के पास और ऐसे में पनडुब्बी के पास से धमाके की आवाज बहुत चिंताजनक। टाइटन पनडुब्बी की खोज की जा रही है, उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो इसमें फंसे हुए हैं। शिप और एयरक्राफ्ट का संघर्ष जारी है, वो सर्च लगातार कर रहे हैं। 779 मील के दायरे में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक बड़ा दायरा है। 5 पर्यटकों को, 5 टूरिस्ट को लेकर निकली पनडुब्बी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, कोई पता नहीं लगा है और यही वजह है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जी हां, टाइटैनिक एक बार फिर मनहूस साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आइए पहले आपको एक बार पूरा मामला बता देते हैं, ताकि अभी तक अगर आपने यह खबर नहीं देखी, नहीं जानी, तो जान जाए। पनडुब्बी की तलाश समंदर में 5 जान इस वक्त आफत में घिरी नजर आ रही। द टाइटन पनडुब्बी में अटकी हुई हैं 5 लोगों की जिंदगियां और जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है ये पनडुब्बी, जिसको खोजने की कवायद जारी है। टूरिस्ट पनडुब्बी में 1 पायलट और 4 यात्री सवार हैं। टोटल 5 लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं। पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद से ही पनडुब्बी रडार से गायब हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। द टाइटन पनडुब्बी को खोजने का अभियान 5वें दिन भी जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। 18 जून को उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी में उतरी थी ये पनडुब्बी। 18 जून और आज की तारीख, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है इस पनडुब्बी का। पनडुब्बी की तलाश में इस वक्त भी तमाम कोशिशें जारी हैं। आइए अब आपको नॉर्थ अटलांटिक में चल रहे पूरे सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे देते हैं। कई देशों के शिप और एयरक्राफ्ट इस वक्त इसकी तलाशी में जुटे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह सबमरीन गई तो कहां गई। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के जहाज भी तलाशी अभियान का हिस्सा हैं। तलाशी अभियान लगातार चल रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही।
यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स का यह जॉइंट ऑपरेशन है जिसे अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है। फ्रांसीसी खोजी जलपोत भी तलाशी अभियान में शामिल हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली खबर है कि अभी तक पनडुब्बी के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं। 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 को भी काम पर लगाया गया है। पनडुब्बी की तलाश लगातार की जा रही है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ये तमाम टूरिस्ट इस पनडुब्बी में सवार हुए थे। 2-2 करोड़ रुपए का टिकट है इसका, यानी रईसों के रईस ही सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने यहां पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लेकिन उनकी जान इस तरह से आफत में आ जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। यूएस कोस्ट गार्ड का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में इस वक्त तलाशी अभियान जारी है। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप अंदाजा लगाइए कि ये ऑपरेशन दरअसल कितना बड़ा है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए हैं उनको कैसी दिक्कतें पेश आ रही होंगी। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। इस खबर पर खास तवज्जो जरूरी है आप सभी की। नेवल कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सबमरीन एक्सपर्ट हैं सिंह साहब, और आज हमने खास तौर पर इन्हें TV9 के स्टूडियो में बुलाया है। नेवल कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा नेवल कमांडर अशोक बिजलवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। ये ऑपरेशन कितना मुश्किल नजर आता है? सबसे पहले तो ये कि सबमरीन का संपर्क रडार से टूट गया चंद घंटों में ही, ये कितनी परेशान करने वाली बात है? ये कैसे होता है, कब होता है, ये हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सबमरीन है उसका जो कांटेक्ट है बेस यूनिट के साथ बना रहे जी। और इस केस में जैसे आप कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर ही वो कांटेक्ट टूट गया, काफ़ी सीरियस बात थी। उसी टाइम इनको वार्निंग करनी चाहिए थी। जब इन्होंने दूसरी कोस्ट गार्ड वगैरह को नहीं बताया, अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहे, सोचते रहे कि कांटेक्ट शायद बन जाए, और उस कारण थोड़ी देरी हुई और 8 घंटे के बाद जाके कोस्ट गार्ड को ये चेतावनी दी गई कि संपर्क टूट गया है, जो काफ़ी गंभीर मामला है। पहले ही इसको फ्लैग को रेस कर देना चाहिए था, तो शायद ये आज सिचुएशन हमारे सामने ना होती। 1 घंटे 45 मिनट का ये जो टाइम है, इसमें सबमरीन कितने अंदर चली गई होगी? क्योंकि हमें जैसे कि जानकारी है टाइटैनिक का मलबा जो है वो 12,500 फीट नीचे है। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो उनका डिसेंट रेट होता है वो काफ़ी मॉडरेटेड रेट होता है, कंट्रोल रेट होता है, किंतु अगर यदि कुछ दुर्घटना हो जाए तो फिर सबमरीन बिल्कुल समुद्र तट तक भी जा सकती है, समुद्र के बॉटम तक जा सकती है। तो ये बहुत ही कहना मुश्किल होगा कि 1 घंटे में कहाँ तक गई है। नहीं, इसका है। अभी सबके मन में यही सवाल है कि हुआ क्या होगा। आप जो घटनाक्रम देख पा रहे हैं, जो भी जानकारी अब तक समझ में आई है, क्या लगता है आपको हुआ क्या होगा? ऐसी स्थिति तो अमूमन होती नहीं। इसमें सारे अरबपति हैं, बहुत ही सेफ, सिक्योरिटी, सारी चीजें देखभाल करी ऐसे पर्यटकों को नीचे भेजा जाता है, उतना क्लोज, उतना डीप डाउन सी में भेजा जाता है। क्या हुआ होगा, क्या गड़बड़ी हुई होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, आज आपके पैनल पे जो तीनों अफसर आए हैं वो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आर्म में नौकरी कर चुके हैं। उनको पनडुब्बी का सबको अनुभव है और ये मुसीबतें हम झेल चुके देखते हैं, क्योंकि किसी भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चीज़ में एक्सीडेंट होने का चांस जरूर रहता है। मेरे हिसाब से टाइटन में पावर फेलियर हुआ है और पावर फेलियर से जो लॉस ऑफ प्रोपल्शन हुई है, जिससे उसकी क्षमता आगे बढ़ने की या पीछे जाने की रुक गई है, उस रीज़न से वो मेरे हिसाब से यही एक्सीडेंट का एक कारण हो सकता है। लॉस ऑफ पावर फेलियर, जिससे प्रोपल्शन का लॉस हुआ है और ये पनडुब्बी हमारे हाथ से निकल गई है। अच्छा बिजलवान साहब, ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई 6-6.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, आमतौर पर इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए कितनी ऑक्सीजन होती है किसी भी पनडुब्बी में? देखिए, सबसे पहले तो आपका एक पिछले सवाल का जवाब देता हूं कि जो नीचे सबमर्सिबल है टाइटन ने लगभग 10:37 पे कम्युनिकेशन दिया था कि वो 3000 मीटर पे है। तो ये तो जो लास्ट नोन पोजीशन थी वो उसकी 3000 मीटर समुद्र के नीचे थी। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन होती है, तो वो जो ये टाइटन सबमरीन है उसमें 96 घंटे की उसके अंदर ऑक्सीजन की 5 लोगों के लिए एक औसत, जिसको आप कह सकते हैं, वो होती है। पर ये सिर्फ एक औसत है, क्योंकि क्या होता है कि ये तब है जब यदि जो उसके अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो एक सामान्य तौर पे सांस ले।
परंतु ये ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सबमर्सिबल ये बहुत ही सक्रिय है। इसके अंदर सिर्फ इंसान जो है पालथी मार के बैठ सकता है, अच्छा, खड़ा भी नहीं हो सकता। और जो क्लॉस्ट्रोफोबिया या जो बंद स्थानों का जो एक भय होता है, वो अगर किसी के ऊपर हावी हो जाए ऐसे समय में, खासतौर तब जब कोई इमरजेंसी आ गई है, जैसा कि कमांडर सरदाना ने बोला कि पावर लॉस हो गया है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि किसी की को घबराहट होने लगे, पैल्पिटेशन होने लगे, तो उसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग रेट इंसान की बढ़ जाती है और वो फिर ना सिर्फ ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करने लगता है, बल्कि साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्स्ट्रा वो तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो एक एक्सपेक्टेड लिमिट है ऑक्सीजन का, वो भी कम हो सकता है, उसकी भी समय सीमा कम हो सकती है। रेस्क्यू टीम को अंडर वाटर ड्रोन का इंतजार है। रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर डेविड कॉनकैनन का यह बयान सामने आया है, अभी समय बचा है, हम दोस्तों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिंह सर, ये जो उम्मीद की डोर है, ये कितनी मजबूत है? क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं कि कुछ घंटों का समय, अशोक सर जैसा कह रहे थे कि भाई अगर वहां घबराहट होती है, वहां बेचैनी होती है, वो जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो नहीं फॉलो होता है, तो वो टाइम लिमिट भी नैरो हो सकता है। इस बीच ये खबर आ रही है कि उम्मीद बची हुई है। देखिए, ऐसा है कि उम्मीद तो कभी नहीं छोड़ी जाती है और जो भी सबमर्सिबल में जाते हैं उनको पता रहता है कि उनको पता है कि कितना उसके साथ वो रिस्क एसोसिएटेड है, किंतु जो बाहर उनकी सपोर्ट वेसल है या मदर वेसल है, वो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेगी और रेस्क्यू हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक हम उसे पा नहीं लेते या हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। क्योंकि जो अंदर बैठे हुए हैं, जो यात्री गए हुए हैं, वो इसी उम्मीद पे जीवित हैं कि यस, हमारे को लोग बाहर सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं, मोस्ट मॉडर्न नेवीज सर्च एंड रेस्क्यू कर रही हैं, तो हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। माना कि एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ना ठीक नहीं रहेगा इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है, उम्मीद छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जैसा कि हमने अपने दर्शकों को यहां पर बताया कि 1912 की वो कड़वी यादें एक बार फिर जहन में जिंदा हो जाती हैं, जब बर्फ के एक चट्टान से टकराकर टाइटैनिक जहाज डूब गया था। टाइटैनिक फिल्म आपने जरूर देखी होगी और उसमें जो भयावहता थी इस एक्सीडेंट की, वो सीधे तौर पर नजर आती है। उसी टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे ये लोग और तभी ये पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई है और कंट्रोल रूम से इसका संपर्क टूट गया 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही। आइए आपको दिखाते हैं कि ये टाइटैनिक का मलबा देखने की जो कवायद थी, ये कैसे खतरनाक बन गई। टूरिस्टों ने खर्च किए थे करीब 10 करोड़ रुपए। समंदर में जाने के कुछ ही देर बाद इसका संपर्क टूट गया। द टाइटन नाम की पनडुब्बी में गए थे टूरिस्ट और अब उनकी जान पर सबसे बड़ी आफत आ चुकी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल द टाइटन नाम की पनडुब्बी का यह पूरा अभियान क्या था। टाइटैनिक को देखने की चाहत कैसे खतरनाक साबित हुई इन तमाम लोगों के लिए, ये आप जरा समझिए। टाइटैनिक को देखने की चाहत में मशहूर टाइटैनिक शिप 10 अप्रैल 1912 को अटलांटिक में डूब गया था। जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा था, टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी समुद्र की तलहटी में पड़ा है और लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि किसी तरह से वो वहां पहुंच जाएं जहां टाइटैनिक के साक्षात दर्शन हो जाएं, भले ही अब वो पूरी तरह से मलबे में ही क्यों ना तब्दील हो गया हो। टाइटैनिक के मलबे को देखने पर्यटक अटलांटिक में जाते रहते हैं और इसीलिए इस तरह की पनडुब्बी यात्रा की व्यवस्था भी की गई है। बड़े बड़े अरबपति करोड़ों रुपए खर्च कर समंदर की गहराई में जाते हैं, क्या देखने के लिए? ये टाइटैनिक का मलबा। कुछ इस अंदाज में हमने यहां पर भी तस्वीर लगा रखी है, ऐसा ही मलबा इन दिनों दिखता है। ऐसे ही एक अभियान पर 5 अरबपतियों को लेकर द टाइटन भी निकला था, ये पनडुब्बी भी निकली थी। अभियान में प्रति व्यक्ति 2 करोड़ से ज्यादा और कुल खर्च 10 करोड़ रुपए का था, यानी एक शख्स ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे इस मलबे को देखने के लिए, टाइटैनिक को देखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त तमाम पनडुब्बी विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। सरदाना साहब, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर तो डेस्टिनेशन के बारे में सबको पता है ना कि सब लोग टाइटैनिक का मलबा ही देखने गए थे, तो उनकी लोकेशन को ट्रेस करने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, वो भी तब जब इतने बड़े लेवल का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, इतने बड़े लेवल का सर्च ऑपरेशन है लेकिन काफी देर से हुआ है और ये जो सर्च ऑपरेशन है ये स्पेशलाइज्ड
सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए नहीं है। ये एक कमर्शियल, ये कोई फौज की पनडुब्बी नहीं थी जिनके यहाँ सिस्टम्स हैं, जिनके यहाँ रेस्क्यू वेसल्स हैं कि अगर कुछ होता है तो उसको ढूंढा जा सके, उसकी कोई जगह पता हो। ये एक कमर्शियल वेसल था जो एक टूरिज्म के लिए यूज किया जा रहा है। टाइटैनिक का मलबा कहाँ है ये तो सबको पता है टाइटैनिक ना? का मलबा तो जरूर मालूम है हमें टाइटैन की लोकेशन ही नहीं पता। मेरा जो अपना मानना है, मेरा जो अपना डर है कि हमें आप कह रहे कि उसकी लोकेशन का अंदाजा नहीं है, इसी वजह से इतना लंबा चौड़ा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अशोक सर, ऐसी स्थिति में क्या तरीके होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है किसी भी पनडुब्बी को या किसी भी वेसल को लोकेट करना, उस तक पहुंचने के लिए? ओके, उसके लिए क्या करते हैं कि जहाज से सोनार से एक तो ट्रांसमिशन होता है, एक्टिव ट्रांसमिशन, दूसरा सोनोबॉयज यूज़ करते हैं जो कि पैसिव उसको नॉइज़ को पिक करते हैं, प्रोपेलर के नॉइज़ को या मशीनरी नॉइज़ को। परंतु जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है, पावर फेलियर हो गया है, तो वो ना प्रोपेल कर पा रही है, ना वो उसकी कोई मशीनरी चल रही है। तो इस वजह से पैसिव नॉइज़ पकड़ना बहुत मुश्किल है। कुछ कैनेडियंस ने उसको वहाँ पर उनकी कुछ हल बैंगिंग नॉइज़ उसकी सुनी है जो कि कल रिपोर्ट की गई हैं, परंतु उससे उसका डायरेक्शन पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो साउंड वेव है वो पानी के अंदर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती हैं। तो ये अच्छा, दूसरा क्या है, आपका 4 किलोमीटर का आपका वर्टिकल कॉलम है, उसमें आप अगर आप उसके अंदर एक 2 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रेडियस बनाते हैं तो इतना वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है। तो ये चैलेंजेस भी हैं उसको ढूंढने के लिए। और देखिए एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सबमर्सिबल है इसको अंदर से नहीं खोला जा सकता, ये डाइव करने से पहले बाहर से बोल्ट कर दी जाती हैं। तो यदि अगर किसी कारण से या वो ऊपर भी आ गई है सरफेस पे, तो भी जो अंदर के लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये एक बहुत ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सबमरीन नहीं, सबमर्सिबल है द टाइटन, और सबमर्सिबल की रेंज सबमरीन के मुकाबले कम है और इसमें पावर भी सीमित होती है, मदरशिप पर निर्भर होता है सबमर्सिबल। तो ये भी एक डिसएडवांटेज यहां दिख रहा है जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है। समीर, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए इस वक्त बहुत मुश्किल की घड़ी है उन तमाम लोगों के लिए जो सबमरीन के अंदर मौजूद हैं। उत्तरी अटलांटिक में दुर्घटना का शिकार हुआ शिप द टाइटन दरअसल कोई सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल है। आइए दोनों के बीच के फर्क को समझा देते हैं, क्योंकि फर्क बड़े माइन्यूट हैं। द टाइटन सबमरीन नहीं, सबमर्सिबल है। सबमरीन में पोर्ट से निकलने से लेकर लौटने तक का खुद का पावर होता है, खुद की शक्ति होती है। सबमर्सिबल के पास सीमित पावर होता है और इसकी रेंज भी सीमित होती है, यानी मतलब यह कि मुश्किलें और ज्यादा हैं। सबमर्सिबल लॉन्चिंग के लिए मदरशिप पर पूरी तरह से निर्भर होती है और मदरशिप की मदद से ही इसकी वापसी भी होती है, यानी मदरशिप का रोल बहुत अहम हो जाता है। सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन सिस्टम भी मदरशिप पर ही निर्भर करता है और यहां पर आप देखिए कम्युनिकेशन टूट चुका है। द टाइटन का मदरशिप पोलर प्रिंस था और उसी के जरिए इसका कम्युनिकेशन होना था, लेकिन यह कम्युनिकेशन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही टूट गया। हमारे साथ इस वक्त सरदाना साहब भी मौजूद हैं। सरदाना साहब, कम्युनिकेशन टूटने के बाद रास्ता क्या होता है, चारा क्या बचता है किसी भी सबमर्सिबल के पास? देखिए, अपने आप में जो उसके पास सिस्टम्स हैं कि जब उसका कम्युनिकेशन टूट गया है, उसको पता है कि मैं खतरे में हूं, तो उसको सरफेस करना चाहिए, उसको ऊपर आना चाहिए था। ये बात जरूर है कि उन्होंने जरूर ये कोशिश की होगी और उस कोशिश में वो विफल रहे हैं और सबमर्सिबल ऊपर नहीं आ पाई है, तभी जो सरफेस पे सर्च हो रही है वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। मेरा मानना है कि मेरा जो डर है कि ये जो सबमर्सिबल है कार्बन फाइबर की बनी है, इसका जो मैग्नेटिक सिग्नेचर है सोनार भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो सबमरीन होती है वो मेटल की बनी है, टाइटेनियम की बनी है। ये कार्बन कंपोजिट के लिए इसलिए बनाई गई क्योंकि ये इतनी गहराई तक जा सके, नहीं तो 12,000 फुट पे कोई भी सबमर्सिबल एक अंडे की तरह अगर कहते हैं फूट जाएगी अगर इतने प्रेशर के नीचे आए तो। लेकिन जो कार्बन फाइबर है, ये बड़ी बात कह रहे हैं ब्लास्ट की भी संभावना है। और याद कीजिए थोड़ी देर पहले हमने ये खबर चलाई है कि जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए लोग हैं उनके कुछ धमाके सुनाई दिए हैं, धमाके की आवाज उन्होंने सुनी। तो मेरा जो डर है कि ये शायद हम ना ही इन व्यक्तियों को, जो 5 लोगों को हम खो चुके हैं, मेरा डर है कि हम ये टाइटन का भी कभी भी हमें शायद मिले ही ना।
टाइटन का जो बचाव तो छोड़िए, मुझे तो इसकी लोकेशन मिलने पर भी बहुत शक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट हालांकि दुखद घटना है ये एक जो आशंका आप बता रहे हैं, इस आशंका को देखिए, चूंकि आप बेहतर जानते हैं, ये अपने आप में एक डर है, क्योंकि शुरुआत में हमने खबर दिखाई थी कि एक धमाके की आवाज सुनी भी गई, जैसा कि समीर कह रहे थे। मिशन टाइटैनिक पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का बयान सामने आया है। ऑक्सीजन डेडलाइन की वजह से बहुत मुश्किल होने वाला है ये ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम के पास तय समय सीमा पता लगने पर ऑपरेशन में चुनौती होगी, ये वो मान रहे हैं। सतह पर लाने में भी लगेगा काफी वक्त। तो ये सारी स्थिति है। सिंह सर, मैं उसी बात पे लौट रहा हूं। एक तरफ तो टाइम लिमिट है और दूसरी तरफ जो बात सरदाना सर कह रहे थे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दिखाई दे रही है? क्या ऐसी सिचुएशन से भी डील करने का कोई रेस्क्यू प्लान होता है? देखिए, मेरे को अभी ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब मदरशिप ऑपरेटेड ये सारा सबमर्सिबल था, तो सबमर्सिबल टेदर्ड क्यों नहीं था मदरशिप से? यानी कि जब आपको नॉन लोकेशन पे जाना है तो आप अपने टेदर को पे आउट करिए, एक रस्सी को पे आउट करिए और आपका सबमर्सिबल जो है आपके साइड पे जाएगा, और ताकि उसको एक सेफ्टी बैकअप भी रहेगा। ऐसा कुछ अगर सिचुएशन आता है तो मदरशिप ऑलवेज आपको सबमर्सिबल को वापस विड्रॉ कर सकती है, उसको हीव इन कर सकती है। ये कहीं ना कहीं सेफ्टी में काफ़ी बड़ा लैप्स लग रहा है मुझे कि ये नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये हमें देखना पड़ रहे हैं हालात जी। किंतु जैसे इन्होंने कहा कि उसका ढांचा मिलना या उसमें इम्प्लोजन हो जाना बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर, और कार्बन की बनी थी, टाइटन की बनी थी, लाइट वेट रहे, डीपर डेप्थ्स में जाए, तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा तो था कि वो लाइट वेट थी, ज़्यादा जा सकती थी। लेकिन ये नुकसान सिग्नेचर का जो सरदाना साहब ने बताया, यस इट इज़ ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो रहा है उसको लोकेट करने में। बिल्कुल बिल्कुल। बिजलवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिजलवान साहब, मुझे पता है मैं बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन फिर भी क्या आशंका इस बात की भी है कि इस सबमर्सिबल के बारे में पता चल पाए और लोकेशन उसकी हम जान जाएं, फिर भी उसे बचाया ना जा सके? देखिए, अभी जो आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है अगर उसकी लोकेशन मिल जाती है तो बचाना संभव होगा, क्योंकि जो अभी जो रिसोर्सेज जो वहाँ पे अभी प्रेस ऑन किए जा रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच रिसर्च वेसल वहाँ पहुँच गया है अटलांटे, उसके पास एक यूयूवी है जो कि अंदर जा सकता है, करीबन 5 किलोमीटर नीचे तक जा सकता है। यूएस कोस्ट गार्ड का भी एक इसी तरह का एक ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है, जो कि 4 किलोमीटर तक जा सकता है, और ये दोनों सर्विस में प्रेस कर दिए गए हैं। और आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ चाइना सी में इसका जो यूएस कोस्ट गार्ड वाला जो इनका ड्रोन है, उसको यूज करके इन्होंने एक फाइटर एयरक्राफ्ट को बाहर निकाला था विंच आउट करके। अच्छा। तो यदि हमको इसकी लोकेशन मिल जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है, जैसा कमांडर सरदाना बोल रहे थे कि एक सबमर्सिबल को इतने बड़े समुद्र के अंदर ढूंढना एक न सिर्फ एक भूसे के ढेर में बल्कि एक भूसे के पहाड़ में सुई को ढूंढने के बराबर एक लगता है। ठीक है, चुनौतियों से भरा ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जाहिर है, और चुनौतियां बहुत बड़ी नजर आ रही हैं। फिलहाल तो यूएस नेवी के सबमरीन कमांडर का इस बीच चिंता बढ़ाने वाला बयान सामने आ गया है। द टाइटन को ढूंढने में महीनों लग सकते हैं। यूएस नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन कमांडर की तरफ से यह बात कही गई है। टाइटन का पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। ये अमेरिकी नेवी का पहला रिएक्शन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो सामने आया है। सरदाना साहब, ये तो वही बात हो गई जिसका हम सब थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि ऐसा भी मुमकिन है कि टाइटन के बारे में कभी पता ही ना चले कि टाइटन गई तो कहां गई। बिल्कुल, मैं ये जो यूएस नेवी के कमांडर का मैसेज आया है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। हालांकि ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन जो सच्चाई है कि शायद कुछ महीने ही नहीं, शायद हम कभी भी टाइटन का लोकेशन ही ना ढूंढ पाएं। बिल्कुल, और ऐसा किस वजह से होगा? क्योंकि ये कार्बन फाइबर की बनी है, इतनी छोटी सी चीज है, ये बड़ी नहीं है, छोटी सी चीज है। अगर ये समुद्र के तट पे जाके बैठ गई है तो इसको हम ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, सोनार इसका सिग्नेचर ही नहीं ढूंढ पाएगा। इसकी सिग्नेचर का कहने का मतलब इसकी फोटो जो इसकी आउटलाइन है वो हम जब हमें पता ही नहीं चलेगा कहां है तो हम किस चीज से उसे ढूंढेंगे इतनी गहराई देखिए, आप एक सिचुएशन को मेंशन कर रहे हैं और द टाइटन पर एक साथ कई आफत हैं। जी हां, ऑक्सीजन के साथ भीषण कोल्ड का भी संकट है। जमा देने वाली ठंड में फंसे हो सकते हैं टूरिस्ट।
सतह से 12,500 फीट नीचे हो सकते हैं टूरिस्ट, और यही वजह है, यही कहा जा रहा है कि तापमान भी बहुत कम होगा वहां पर। तो देखिए बहुत मुश्किल भरे हालात हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आइए अब आपको समझाते हैं कि द टाइटन में जो 5 टूरिस्ट फंसे हैं उनके सामने किन 5 चीजों का इस वक्त सबसे बड़ा संकट है। ये देखिए, कम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठंड, भूख, प्यास, इन सब का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। समुद्र की सतह से काफी नीचे हैं ये 5 टूरिस्ट जिनकी जान पर इस वक्त बहुत बड़ी आफत मंडरा रही है। सतह से 12,500 फीट नीचे होने का अनुमान है, और यह अनुमान क्यों है? क्योंकि टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट नीचे है जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं। समंदर में इतनी गहराई पर जमा देने वाली ठंड होती है, ये हमें पता है। जाहिर है इस ठंड से भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। प्यास और भूख से भी परेशान होंगे टूरिस्ट, क्योंकि वक्त अच्छा खासा बीत चुका है। ऑक्सीजन की कमी के चलते सांसों पर इस वक्त बड़ा संकट मंडरा रहा होगा। तो 5 जिंदगियों के 5 दुश्मन इस वक्त कैसे उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये देखिए। सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेने की भी मजबूरी है। रवि, कुल मिलाकर आफत तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल अशोक सर, ये सारी सिचुएशन कहां लेके जा रही है इस पूरे रेस्क्यू मिशन को? मतलब ऑक्सीजन की दिक्कत है, गहराई बहुत है, तापमान में भी गिरावट, और सदाना सर भी कह रहे थे कि इतना हाई प्रेशर क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा, इसका भी डर है। देखिए, ये जो अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये वक्त के अगेंस्ट एक दौड़ है, रेस अगेंस्ट टाइम। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि जो अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं उस टाइटन के, यदि वो अपना संयम नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाएगी अंदर, और ना सिर्फ ऑक्सीजन समाप्त होगी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी लेवल बढ़ेगी। और एक बात यह है कि इसका जो, जैसा कमांडर सरदार ने बोला, है बहुत ही छोटा इसका आकार है, जिस वजह से इसको लोकेट करना उतना ही मुश्किल है। और मुश्किलें जो हैं ये हर बिल्कुल जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लापता पनडुब्बी में सवार लोगों में ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग भी शामिल हैं। पनडुब्बी में ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी सवार हैं। तो तमाम जो अरबपति हैं उनके नाम आप देख लीजिए, तस्वीरें भी हम आपको उनकी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे भी पनडुब्बी में ही हैं। जो जानकारी है वो ये कि शहजादा दाऊद की जो उम्र है वो तकरीबन 48 साल है, उनका जो बेटा है वो 18 साल का है। दोनों इस पनडुब्बी में सवार थे। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, ये बताइए कि इस वक्त आफत तो बहुत बड़ी है, इन सब जानों पर संकट तो बहुत बड़ा है, लेकिन बचने की उम्मीद आपको कितनी नजर आ रही? देखिए, ऐसा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है, वो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि हमें कोई रेस्क्यू करेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल एक सबमरीन और सबमर्सिबल, जैसे हम डिफरेंस बता रहे थे, सबमरीन क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आपत्ति का काल में कैसे बिहेव करना है ट्रेनिंग दी जाती है, और उनका एक माइंडसेट होता है, उनका एक मेंटल टफनेस होती है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट की जो सबमर्सिबल में गए और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस स्थिति में फंसे हुए हैं। तो उनसे ये अपेक्षा रखना कि वो भी एक प्रॉपर वेल ट्रेंड नेवल क्रू की तरह बिहेव करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा उनसे अपेक्षा करना है। किंतु इससे रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को का कोई लेना देना नहीं, वो अपना कार्य, क्योंकि वो वेल ट्रेंड क्रू हैं, वो अपना कार्य करते रहें। और अभी भी हमारे पास समय है, हमें पता नहीं, मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और हमें यही देखना है कि हमारे पास 6 साढ़े 6 घंटे जो भी हैं हम करें, कोशिश करें। माना कि ये इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन द हेयरस्टैक, लेकिन हमें काम करते रहना चाहिए। ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन आपके जहन में आ रहा है जो ऐसा ही बहुत क्रिटिकल रहा हो और उसे कर लिया गया हो, ऐसी बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में, रनिंग अगेंस्ट टाइम वाली सिचुएशन? जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि कैसे कोई टूरिज्म को लेके, टूरिस्ट सामान नागरिक को लेके ऐसी स्थिति हो तो कई रेस्क्यू ऑपरेशन आती हैं। मैं समुद्र में नहीं कहूँगा, जैसे नेपाल अर्थक्वेक है, उसमें हमने देखा है कि 5-5, 6-6 दिन के बाद भी हमें रेस्क्यू मतलब मिले हैं, लोग जीवित पाए गए हैं। तो ये भगवान की करामात है, ये हो सकती है, इसके ऊपर हम अभी भरोसा नहीं छोड़ सकते हैं। अशोक सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, जैसे आपने बोला इस तरीके के मिराकल्स का, तो मुझे याद आता है रिसेंट पास्ट में अभी ब्राज़ीलियन जो फॉरेस्ट में
अमेजोनियन फॉरेस्ट में कुछ बच्चे भी रेस्क्यू हुए, कुछ लोग जो मेरे ख्याल से कई दिनों के बाद उनको बिल्कुल। वो निकल के आए हैं। इससे पहले मेरे ख्याल से थाईलैंड में केव में कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था, जहां कुछ लोग टूरिस्ट जो है वो गुम हो गए थे, मगर उनमें से वो लोग तो इस तरह के मिराकल, जैसा कमांडर बिक्रमजीत सिंह ने कहा, ये होते रहते हैं और हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए मेरे विचार में। बिल्कुल आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है ही। और सरदाना साहब, हामिश हार्डिंग का आपने नाम सुना होगा, ब्रिटिश अरबपति हैं जो इस पनडुब्बी में सवार थे। और आप याद कीजिए, कुछ दिनों पहले जब नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे थे तो भारत सरकार के साथ मिलकर इन्होंने बड़ा काम किया था। आज उनकी जान भी आफत में है। 4:38 तक की तो ऑक्सीजन हमारे पास है। ये एक राहत देने वाली खबर आप मानते हैं? उतना वक्त तो कम से कम है। देखिए, वक्त है, लेकिन सर्च में ये बहुत कम समय है, क्योंकि सिर्फ हमें 2 ही चीजें, हमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है। ये पहले सर्च होगी, फिर ही रेस्क्यू हो पाएगा। जब हमारी सर्च ही नहीं कामयाब हो रही अगले 6 घंटे में, तो फिर हम कहां से उन्हें रेस्क्यू कर पाएंगे, जब हम उन्हें लोकेट ही नहीं कर पा रहे। और ये कहना कि बाकी मिरेकल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करता हूं। मिरेकल्स होते हैं जब आप नॉर्मल स्थिति में हो, जब आपका अपना वश कुछ हो। और ये नॉर्मल स्थिति नहीं है आपके साथ? ये नॉर्मल नहीं है। समुद्र के नीचे, हजारों फीट नीचे, एक बंद गोले के अंदर आपके पास कोई कितना भी मनोबल हो, आपके बचने का कोई उम्मीद नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इस वक्त हम यही दुआ करेंगे, उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। और उम्मीद इस बात की हम सब करेंगे कि किसी तरह से इन लोगों की जान बच जाए। इस बार बहुत बड़ी आफत में घिरे हैं ये लोग, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन 6 घंटे की ऑक्सीजन अभी भी बची हुई है। और 6 घंटे का ये जो वक्त है, हम ये मानकर चलेंगे कि इसमें कोई करिश्मा होगा, कोई चमत्कार होगा और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है उसे कोई सफलता हासिल होगी।